हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिस पे क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी निर्भर करता है। तो चलिए, सबसे हमारा पहला फैक्टर है साइज का फैक्टर, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज तो पिछले क्लास में जो है हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए थे, ठीक है। तो अब देखिए एटॉमिक साइज पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी निर्भर कैसे करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है IE वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटम के साइज के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। साइज अगर घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो ये घटेगा। वही कह रहा है कि अगर साइज को हम बड़ा कर दे तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही साइज को हम छोटा कर दे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरा अधिक हो जाएगा। अब देखिए काम कैसे करता है ये कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लेते हैं कि हम दो अलग अलग घर बनाते हैं, ठीक है। इस घर का नाम है X, इस घर के सेंटर में बैठा हुआ है माँ बाप, घर का मेन गार्जियन, और बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसका बच्चा है, ठीक है। अब वही एक और घर बनाते हैं, इस घर का नाम दे देते हैं हम Y, ठीक है। अब इस घर में सेंटर में जो है, घर के सेंटर में माँ बाप बैठा हुआ है और बाहर में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसका बेटा बेटी है, इसका बच्चा है, ठीक है। अब वहाँ से अब मान लीजिए कोई जेड नाम का कोई किडनैपर है, ठीक है। अब बताइए किस घर से जो है वो बच्चा को सबसे पहले चुराएगा। उसको बच्चा को किडनैप करना किधर से ज़्यादा आसान होगा, X वाले घर से या Y वाले घर से। ऑब्वियसली Y वाले घर से। इसके पीछे का कारण क्या है कि देखिए Y वाले घर में क्या है, बच्चा जो है माँ बाप से बहुत दूरी पे है, मतलब माँ बाप और बच्चे के बीच काफ़ी दूरी है, डिस्टेंस आ गया यहाँ पे। तो बच्चा क्या होता है, माँ बाप से थोड़ा कम कनेक्टेड रह पाता है, यहाँ पे कम अट्रैक्टेड है, इसलिए ये जो है आसान तरीका से क्या कर पाएगा, यहाँ से इस बच्चे को खींच करके बाहर लेकर के चला जाएगा। लेकिन वही X वाले घर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये बच्चा काफ़ी कनेक्टेड रहता है माँ बाप से, काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि इसका कमरा जो है माँ बाप के कमरे से क्या है, बहुत ही नज़दीक है, तो ये बच्चा काफ़ी कनेक्टेड है। तो इस वजह से ये माँ बाप के देख रेख में है, तो जेड को क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से रिमूव करना, इसको यहाँ से बाहर ले करके जाना काफ़ी क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा इसके कंपेयर में। इसलिए बच्चा ये ज़्यादा आसानी से यहीं से चुरा सकेगा। तो वही कारण है कि साइज अगर बढ़ गया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लगने वाला एनर्जी है, जितना इसको इफर्ट जो है यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कम लगेगा, कम इफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से बच्चा को चुराने के लिए वही एनर्जी इसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा इफर्ट लगाएगा क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। तो वही बात है कि साइज अगर छोटा होगा, साइज जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा, और साइज अगर जितना बड़ा तो एनर्जी वहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना ही कम। तो ये फैक्टर था साइज का। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब जो है हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर नोट करिए। तो चलिए अब मेरा अगला फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, या फिर एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं जनरली कि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। और ये बात हम लोग को सभी को पता है कूलम्स लॉ से कि निगेटिव और पॉजिटिव पे क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है, विपरीत नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन सेम नेचर का चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। सेम नेचर का व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर वही अपोजिट नेचर का व्यक्ति है, एक दूसरे के साथ क्या होगा, वो आराम से रह सकता है, एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्टेड रहता है। तो वही चीज़ है। तो मान लेते हैं हम दो एटम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दो एटम को ड्रॉ कर लिए। अब इसमें कुछ गिना चुना प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल बहुत सारा प्रोटॉन है, इसमें कितना, लगभग 10-12 प्रोटॉन ड्रॉ कर लीजिए, ये हम समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इस कमरे में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत अधिक है, यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है,
जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को यानी कि निगेटिव चार्ज वाले को उतना ही अपनी ओर क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट करके रख पाएगा, मतलब उतना ही उससे क्या रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। यानी कि नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अपोजिट नेचर का चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को कभी ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, मतलब सब इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या कम है, तो यहाँ पे ये थोड़ा कम अट्रैक्टेड रहेगा इससे। तो अब बताइए, वही है कि कोई किडनैपर है, एक्स नाम का कोई किडनैपर है, अब बताइए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उड़ा के लेके जा पाएगा आसान तरीका से? नहीं। यहाँ से इसके कंपेयर में यहाँ से आराम से इसको निकाल करके लेके चला जाएगा। क्यों निकाल के लेके चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा कम अट्रैक्टेड है इसके कंपेयर, क्योंकि इसको जो है पकड़ के रखने वाला, अट्रैक्ट करके रखने वाला बहुत सारा है, इसलिए इसको यहाँ से निकाल पाना इसके लिए मुश्किल होगा। तो जब मुश्किल होगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगा, इसको बहुत ज़्यादा लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर जैसे बढ़ेगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या अगर कम है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का संख्या क्या है यहाँ पे कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो यहाँ पे एनर्जी इसको क्या लगेगा, कम लगेगा। कम एनर्जी एकदम आसान तरीका से, मतलब बहुत ही आसानी से इसको निकाल करके यहाँ से क्या किया, लेके चला गया। क्यों लेके चला गया? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था, कम था। बस सेम चीज वही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज क्या बताइए क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, तो एनर्जी भी क्या होगा वहां पे अधिक लगेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा वहां पे, कम लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये दो फैक्टर था। अब अगला फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर है। तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। थर्ड फैक्टर नोट करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड। अब देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्या मतलब होता है। जैसे हमारे पास एस ऑर्बिटल है और एस के पास जो होता है वो टोटल एक ही रूम है। हम इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं। एस के पास टोटल एक रूम है, हमारे पास पी ऑर्बिटल है, पी के पास टोटल 3 रूम है, डी है, डी के पास टोटल 5 रूम है, ठीक है। एस पी डी और एफ नाम का आदमी है, इसको हम ऐसे समझते हैं आसान बना करके, 1 2 3 4 5 6 7। तो एस पी डी आप देखिए 4 अलग अलग भाई है, तो एस को कितना कमरा मिला हुआ है, 1 रूम मिला है, पी को टोटल 3 रूम मिला है, डी को टोटल 5 रूम मिला है, एफ को टोटल 10 रूम मिला है, ठीक है। अब हाफ फील्ड का क्या मतलब होता है कि अब देखिए प्रत्येक कमरा में जो है, प्रत्येक रूम में 2 ही आदमी रह सकता है, 2 से ज्यादा का वहां कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हाफ फील्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे या तो एक ही रहेगा, और अगर फुल फील्ड करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आदमी रहेगा, ठीक है। एस में हाफ फील्ड अगर रहेगा तो एस पे टोटल एक ही आदमी रह सकता है एस ऑर्बिटल में, या फिर फुल फील्ड अगर कमरा पूरा भरा हुआ है तो टोटल 2 ही आदमी रहेगा, ठीक है। वहीं पी की बात करते हैं, तो पी में अगर हाफ फील्ड करते हैं तो टोटल 3 आदमी रहेगा। अगर वही उसको पूरा कमरा अगर पूरा भर देंगे तो टोटल 6 आदमी रहेगा। देखिए हाफ फील्ड में या S2, फुल फील्ड में सॉरी हाफ फील्ड में S1 और फुल फील्ड में S2। वही देखिए पी में टोटल हाफ फील्ड में P3 और फुल फील्ड में 6, डी में D5 और D10, F में टोटल कितना हो गया 7, और ये अगर पूरा भर देंगे तो 14। तो टोटल इतना आदमी रह सकता है। वही कह रहा है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो हाफ फील्ड होगा या कमरा फुल फील्ड होगा, तो वही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वही कह रहा है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग को इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या है, मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? ये कहता है कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहता है तो वो मतलब जब मान लीजिए कि आप स्टेबलाइज हैं, आप ऐसे पोजीशन में बैठे हुए हैं जहाँ से आपको मतलब आप हिलना नहीं चाह रहे हैं,
ठीक है, आपको हम कितना भी बाहर खींचेंगे तो आप वहाँ से निकलना चाहिएगा, नहीं निकलना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि बिहार का ही चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, नीतीश कुमार है, तो वो अपना कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी उनको क्या है, अपनी कुर्सी से ज़्यादा प्यार है, वो उस पोजीशन पे क्या है, वो स्टेबल है। तो वही कह रहा है कि वो उस पोजीशन पे स्टेबल है, उस वजह से क्या हो रहा है, वो वहाँ से हिलना नहीं चाह रहा है। वही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पोजीशन में और इस पोजीशन में एकदम स्टेबल होता है, तो यहाँ से निकाल पाना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल है। वही कह रहा है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उस वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, उतना ही लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ये जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि इसके ऊपर ही निर्भर करता है। बात समझ में आया कि अगर ये स्टेबल है तो फिर हम उसको वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। अगर वही मान लीजिए अगर ये P2 रहेगा, ठीक है, P के पास टोटल 3 रूम है, 1 2। अब देखिए ये तो स्टेबल पोजीशन में नहीं है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आसान तरीका से निकाल के बाहर फेंक लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये 3 फैक्टर था, पहला था हमारा साइज का फैक्टर था, दूसरा क्या था हमारा न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर था, तीसरा था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो फुल फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच पाना मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वहाँ पे और भी ज़्यादा लगेगा। तो ठीक है, और एक बात आप लोग याद रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, धन्यवाद।